7 मिलियन होता है। कितना भाई? 7 मिलियन। फिर लगभग लगभग जब वो जन्म लेता है तो 7 मिलियन से 2 मिलियन रह जाता है। कितना मिलियन रह जाता है? 2 मिलियन रह जाता है। प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी तक आते आते 4 लाख। और चाइल्ड बीरिंग एज में, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक साल में 13, पूरी जिंदगी में मान लो पूरी जिंदगी में 32 साल मेंस्ट्रुएशन आया भाई। 15 से 45 30 साल हुए, किसी को 45 तक, किसी को 47 तक, किसी को 43 तक, किसी का मेंस्ट्रुएशन 11 साल की एज में आया, किसी का 12 साल की एज में, तो एवरेज 32 करो तो भी अप्रोक्सीमेट 400। रिलीज कितने हुए? 400। बने कितने? मिलियन में बने। क्या ये बात समझ में आई? और जो ये 400 होते हैं ना, मैच्योर ओवम होता है। और मैच्योर ओवम को सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। लिख लो, फटाक से लिख लो। लिखा आपने? कमेंट क्यों नहीं शो हो रहा? एक मिनट बताता है, 1 मिनट है। इधर ध्यान दो, जल्दी लिख लो फटाफट। लिखा आपने? हो गया। नेक्स्ट वन। अब मैं बात करूं मैच्योर ओवम का स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में बात करूं? मैच्योर ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ, इधर ध्यान दो। अभी देखते हैं आपका, है ना, इश्यू सॉल्व करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम। मैच्योर ओवम का जो डायमीटर है, सबसे पहले मैं डायमीटर से स्टार्ट करूं। ये लार्जेस्ट ह्यूमन सेल होती है। कैसी सेल होती है? कुछ भी नहीं लिखा क्या? पता नहीं चलता ना, लिखा नहीं लिखा क्या है। इसे करके जाएगा मुझे। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर ओवम। मैच्योर ओवम के लार्जेस्ट ह्यूमन सेल होती है, सबसे लार्जेस्ट 130 माइक्रोन। स्मॉलेस्ट इज स्पर्म इन मेल, in female smallest is platelet, and in male largest is neuron, because male have only neuron, not ovum. अब लिखो इसके बारे में, 130 माइक्रोन। अभी क्रोमोसोम की बात करूं मैं, जब 23 क्रोमोसोम होता है उसको हम हैप्लॉइड क्रोमोसोम बोलते हैं। और 23 और 23 दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं, तो उसको हम डिप्लॉइड क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हो गए? 23, तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ओवम इज सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड विटेलियन मेम्ब्रेन। इसके बारे में आप लिखोगे, फिर मैं पूरी बात आपके सामने शेयर करूंगी। ओवम की सबसे आउटर जो कवरिंग होती है, ये सबसे लास्ट नाम लिखा है, oocyte retained a covering of granulosa cell is known as corona radiata। ओवम की सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। कोरोना रेडिएटा के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को अपन लोग एक नाम से जानते हैं, उसको जोना पेलिसुडा बोलते हैं। कहा गया भाई जोना, ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा। उसके बाद में आ जाएगा जोना पेलिसुडा। तो ये अंदर वाली कवरिंग को क्या बोल दिया? जोना पेलिसुडा। क्या है? ये आउटर ट्रांसपेरेंट म्यूकोप्रोटीन की लेयर है। अब ये जोना पेलिसुडा हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन आई, इसको बोलते हैं ओवम इज सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड विटेलियन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? विटेलियन मेम्ब्रेन। विटेलियन मेम्ब्रेन क्या है? एक प्लाज्मा की मेम्ब्रेन होगी, तो ये पर एक विटेलियन मेम्ब्रेन है। विटेलियन मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड हो गया, फिर ये न्यूक्लियस हो गया अंदर। तो सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलिसुडा, फिर विटेलियन मेम्ब्रेन, ये सबसे बाहर
ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, और सबसे अंदर में क्या आएगा? न्यूक्लियस आएगा। और सबका डायमीटर कितना होगा? 130 माइक्रो डायमीटर। एबुरी सुलोचना, सर प्लीज आई डोंट नो हिंदी, प्लीज टू यूज इंग्लिश। हाँ, एबुरी सुलोचना प्लीज लिसन, कि जब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक्सक्लूसिव इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। इज नॉट पॉसिबल टू exclusive comprehension in English because of some word, some technical explanations, some ideas, some thought process are only able to explain in the English. English means English and Hindi both. So I will try to use English, but you should learn at least some point of the Hindi. Some point. जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दूंगा, ट्राई करूंगा पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं। आप हिंदी नहीं समझते, कोई बात नहीं, आपको मैं नहीं कह रहा कि हिंदी सीखो, आपकी चॉइस, मत सीखिए, बट आपको इस मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ बात, कुछ 10 to 20% आपको हिंदी सीखना पड़ेगा। जब सारी चीजें रिटर्न में इंग्लिश में है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ चीजें हिंदी में रहेगी। ओके, लिखो द स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर वो। हो गया? अब नेक्स्ट हेडिंग इज स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? पहले देखो, आपने एक नोटिस किया मैच्योर ओवम। अब ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं अपन लोग? oogenesis। क्या बोलेंगे? oogenesis। ठीक है, ओवम के मैच्योर होने को क्या बोलते थे? oogenesis। तो यहां पर अब कहीं लिखा होगा क्या? मैच्योर बनना, ओवम का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। दोनों को अब एक मैं वर्ड बोलूं, गैमेटोजेनेसिस। आप सुनना, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब है, सबसे स्टार्टिंग की स्लाइड में देखा होगा आपने, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, यहीं से स्टार्ट किया होगा हमने। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है द फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है in the process involved in the maturation of the two highly specialized cell। मैं सीधा लिख दूं, maturation the formation of sperm and ovum, because sperm and ovum is the reproductive cell of a particular person। sperm is male reproductive cell, ovum is female reproductive cell, so we can say spermatogenesis is the formation, a maturation of the sperm, and oogenesis is the maturation of the ovum, the combinedly known as gametogenesis। The male having gonads named as testis, female having gonads named as ovary। gonads means reproductive organ to produce reproductive cell। ऐसा reproductive organ जो reproductive cell को produce करे उसको gonads बोलते हैं। क्या बोलते हैं? gonads। male have the testis is known as gonads and female is ovary is gonads। gonads produce gametes। gonads produce gametes। what is gametogenesis? the maturations of reproductive cell in what is the male। मेल में क्या हो सकता है? अभी मेल में कौन सी रिप्रोडक्टिव सेल हो सकती है? टेस्टिस। फीमेल में क्या हो सकती है? ओवम। तो कंबाइंडली इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस मींस मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म, मैचुरेशन ऑफ द ओवम। स्पर्मेटोजोआ इन मेल एंड ओवम इन द फीमेल इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ओके, ये आपने ऑलरेडी पहले लिख लिया होगा।
सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया था हमने। ओके डन। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप लोग जो हमने पढ़ा है स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस की बात होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। कितने दिन लगते हैं टू मैच्योर द स्पर्म? एटलीस्ट 61 डेज। हाउ मेनी डेज? 61 डेज। स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, लिखो फटाक से। स्पर्म की अपन लोग डायग्राम के बारे में बात करूं। ये स्पर्म का सारे ऊपर वाला पार्ट हेड हो गया, ये नेक हो गया, it is middle piece which surrounds in middle the plasma membranes. The last is part is tail. Somehow in the head, the front part of the head is called acrosome and penetrate the ovum is called acrosome to the acrosomal reaction. तो इसके बारे में बात करेंगे कि ओवम से कैसे मिलता है, क्या करता है ये। ठीक है, तो क्या लिखोगे? द स्मॉलेस्ट सेल क्रोमोसोम 23, एक्स भी होता है वाई भी होता है। अगर ओवम के साथ में वाई मिलता है तो मेल में भी होता है, एक्स मिलता है तो फीमेल में भी होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? द डिटर्मिनेशंस of gender is responsible for sperm. Sperm is the responsible for gender, not ovum. What is capacitation? Next word, नया word है, new word for you all. Capacitation का मतलब होता है capacity. What the meaning of capacitations? Capacity of sperm to penetrate ovum. To penetrate ovum. क्या, कौन सी कैपेसिटी? अब किसी की कैपेसिटी बाइसेप्स मसल्स होती है, कोई ट्राइसेप्स होती है। स्पर्म के अंदर कुछ ऐसी कैपेसिटी होती है, some physiological ability, some physiochemical ability to penetrate the ovums is called capacitation. What is actually capacitation? Capacitation actually है क्या? इसके बारे में हम क्या बात करेंगे, ये क्या होता है, इधर ध्यान दीजिए। कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है, एक मिनट के लिए सुनिए बेसिक। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये एम्पुला पार्ट है, ये ओवम है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइनल कैनाल है। इधर ध्यान दीजिए, है ना, एक मिनट के लिए जस्ट इमेजिन। ओवुलेशन हो गया तो ओवेरी से ओवम आ गया, कहा आ गया? एम्पुला पार्ट में आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका ओवम। अब ओवुलेशन हुआ तभी तो ओवम आया। ठीक है, अब अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट हुआ। अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट हुआ, 1 ml में मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं, मोर देन 20 मिलियन इन 1 ml, और एक एजाकुलेशन में लगभग 2 to 4 ml सीमन होता है। In one ejaculation, at least 2 to 4 ml semen, and 1 ml having more than 20 million of the sperm. So at least 60 million, 70 million sperms in the vaginal canal after the ejaculation. चाहिए कितना? Only 1. होता हुआ क्या, अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट में 1 मिलियन में मोर देन 20, 1 ml में मोर देन 20 मिलियन स्पर्म होते हैं, तो 2 to 4 ml एजाकुलेशन होता है, तो वेजिनल कैनाल में 60 to 70 मिलियन स्पर्म आ चुके हैं। उनमें से क्या सारे लाइव होंगे? क्या सारे वाइटल होंगे? क्या सारे मोटाइल होंगे? क्या सारे फंक्शनल होंगे? क्या सारों की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होगी? नो। द नॉर्मल स्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है, स्पर्म कम से कम 25% जिसकी मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% जिसकी मोटिलिटी होनी चाहिए, 75% जिसकी वाइटलिटी होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी और वाइटलिटी 3 चीज चेक करते हैं, और 2 चीज और, टोटल 5 चीज चेक करते हैं स्पर्म में। स्पर्म में हाइलिनी यूरिडेज एंजाइम, स्पर्म में फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी 25% होना चाहिए, मोटिलिटी एटलीस्ट 50% होना चाहिए, वाइटलिटी 75% होती है। ऐसे स्पर्म सारे नहीं होते। अगर इस पूरे स्पर्म में इतने स्पर्म ये है, उसको मानते हैं नॉर्मल स्पर्म, बाकी अब नॉर्मल स्पर्म। तो माना कि 60 to 70 मिलियन स्पर्म आते हैं अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट से। सुन लो, वैकेंसी कितनी है? 1। वैकेंसी कितनी निकली? 1। फॉर्म कितना ने भरा? 60 to 70 मिलियन। तो कुछ यहीं पर मर जाते हैं, कुछ डेड होते हैं, किसी की मॉर्फोलॉजी अब नॉर्मल, किसी की मोटिलिटी अब नॉर्मल, किसी की वाइटलिटी अब नॉर्मल। मॉर्फोलॉजी अब नॉर्मल, मोटिलिटी अब नॉर्मल, वाइटलिटी अब नॉर्मल। क्या ये बात सही है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं।
अब होता क्या है, 60 to 70 मिलियन में से ओनली फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। एजैकुलेशन के बाद कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। और लगभग 400 से 500 ही पहुंचते हैं। सुनना प्लीज, फॉर्म भरा 60 to 70 मिलियन में, वैकेंसी एक, एग्जाम देने कितने पहुंचे? 400 to 500। बाकी वाले, किसी ने फॉर्म भरते ही पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने अपनी मर्जी से फॉर्म नहीं भरा, किसी के फॉर्म से फॉर्म अप्लाई, किसी के प्रेशर से फॉर्म अप्लाई किया होगा, खुद का इंटरेस्ट नहीं था। टू मेनी रीजंस, द फॉल्स स्यूडो मोटिवेशन के बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार हम पढ़ना नहीं चाहते, किसी के कहने से कुछ चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी होता है, ऑफ कोर्स होता है। तो क्या सीखोगे आप लोग कि ऐसा कोई भी पर्सन, एजैकुलेशन में खूब सारे स्पर्म थे, लेकिन पहुंचेंगे कितने? 400 to 500। वैकेंसी कितनी? एक की। वैकेंसी एक है, पोस्ट पहुंचे 400 to 500। वैकेंसी मतलब ये ओम, ओम कितना बड़ा है? 130 माइक्रोन का। तो जो वैकेंसी लेने वाले हैं, ये वैकेंसी लेने वाले हैं, इन्होंने बोला एक वैकेंसी आते ही हम गेट बंद कर देंगे। उसको बोलते हैं उलेमा। उलेमा मींस उलेमा ब्लॉक हो जाएगा। कैसे? एक वैकेंसी आते ही, एक हमें एलिजिबल कैंडिडेट मिलते ही हम उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट नहीं लेंगे। तो ये चारों तरफ से कौन? 400 से 500 स्पर्म। स्पर्म कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ये एक्रोसोम, ये एक्रोसोमल कैप, ये नेक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये टेल। अब इसमें क्या, एक तो होता है हाईली यूनिडेट एंजाइम होना चाहिए, फ्रक्टोज मोर देन 13 मिलीमोल होना चाहिए। ये दोनों चीजें होगी तो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा। ठीक है। अब कोई इधर से पेनिट्रेट कर रहा है, कोई इधर से 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 कर रहा है, कोई इधर से, चारों तरफ से 400 to 500 स्पर्म इसको पेनिट्रेट कर रहा है। किस्मत किसकी खुलेगी? किसी एक की। तो सेक्सुअल एक्ट के 10 मिनट में ये 400 से 500 यहां पहुंच गए, और पेनिट्रेट करने में 2 से 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 2 to 6 आवर्स। कैपेसिटी का मतलब है तोड़ना, पेनिट्रेट करना, अंदर घुस जाना। तो पेनिट्रेट करने में कितना टाइम लगेगा? 2 to 6 आवर्स। The physiological capacity of the sperm to penetrate the ovum in 2 to 6 hours is called capacitation। अब ये 400 से 600 सारे के सारे कैपेबल है, बट किसी में से सिलेक्शन किसका होगा? किसी एक का होगा, किसी एक का सिलेक्शन होगा, सबका नहीं होगा। सारे कैपेबल है, तभी तो यहां पहुंचे, वरना यही डायरेक्ट हो जाते। इसका मतलब हुआ सारे कैपेबल है, किसी एक का सिलेक्शन होगा। तो उसी को बोलते हैं कैपेसिटी। The physiochemical change of the sperms in 2 to 6 hours to penetrate the ovum with the help of highly unidase enzyme is called capacitation। लिखो, हाईलाइट जरूर कर देना। हो गया। और स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना टाइम लगता है? 61 डेज। 4 पेज। माइटोसिस 16 डेज, फर्स्ट मियोसिस 24 डेज, सेकेंडरी मियोसिस फ्यू आवर्स, स्पर्मियोजेनेसिस इमेच्योर टू मैच्योर, इमेच्योर स्पर्म टू मैच्योर स्पर्म, spermatides to spermatozoa is called spermiogenesis। टोटल 61 डेज लिखिएगा। एक्रोसोम पार्ट, ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस।
देन नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे प्यूबर्टी। हो गया क्या सबका? चलो देखना चाहो देख लो। क्या सीखोगे मैं भी देखता हूँ आप। माइटोसिस के 4 फेज होते हैं, इसको बोलते हैं PMAT। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये सीक्वेंस याद रखना। नंबर 1 प्रोफेज। प्रोफेज में क्रोमेटिन बन रहा है, क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं आपको। इसको हम खुद कैसे बन रहा है उसके बारे में बात चल रही। फिर आता सेकंड मेटाफेज। सबसे लास्ट टेलोफेज। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ प्यूबर्टी। नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाओगे? प्यूबर्टी का मतलब मेल हो, मतलब गर्ल हो चाहे बॉय हो, उसमें कोई ना कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट होना प्यूबर्टी के साइन से स्टार्ट होता है। एक होता है डिलेड प्यूबर्टी, दो वर्ड होता है, और एक होता है अर्ली प्यूबर्टी। मतलब एक पर्टिकुलर एज होता है, उस एज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होना एक प्यूबर्टी के साइन है। डिलेड का मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद में स्टार्ट होना फीचर्स। अर्ली का मतलब होता है प्रीकॉशियस। प्रीकॉशियस का मतलब है जल्दी। तो किसी का एज से पहले पर्टिकुलर एज है, जैसे गर्ल की 8 साल है, बॉयज की 9 साल है, उससे पहले ही कुछ कुछ फीचर्स आने शुरू हो जाना वो प्रीकॉशियस है। किसी का बहुत लेट आने शुरू होना उसको डिलेड प्यूबर्टी है। चलो पढ़ लेते हैं भाई। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब किसी की प्यूबर्टी के फीचर्स, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का जल्दी डेवलप हो जाना प्रीकॉशियस है। गर्ल में अगर 8 साल से पहले हो जाए और बॉयज में 9 ईयर से पहले हो जाए, before 8 years in girls, the before 9 years in boy is called early puberty, is also known as precocious puberty. Delayed puberty is no secondary sexual maturations or any sign of the secondary sexual maturations in boy and the girl, especially in the girl after the 13 year of the age, that having no sign of secondary sexual maturations. And in the boys, after the 14 year of the age, the boys having no sign of the puberty, like that gonadal increase, like that penile increase, like the heavy voice, like the beard, like the pubic archy, like the adrenarchy. There's some sign according to Keller Marshall state. लिखो देखे।
हो गया। देन आगे बढ़ू। अब देखो, प्यूबर्टी का सीक्वेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, ये फर्स्ट साइन है, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, ये लास्ट साइन। बाकी बीच में आपको याद हो जाएगा। जब कोई भी गर्ल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक उसकी बॉडी में डेवलप होते हैं, तो पहला साइन आता है थिलार्की। थिलार्की का मतलब है द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट बर्ड्स, दैट इज थिलार्की। और सबसे लास्ट साइन है मिनार्की। मिनार्की का मतलब है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ लाइफ। पहली बार उनकी लाइफ में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उसको बोलते हैं मिनार्की। जो सबसे लास्ट है, उससे पहले उसके प्यूबिक हेयर आने शुरू हो जाते हैं, उससे पहले उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, उससे पहले उसके इसमें एक्सिलरी हेयर शुरू हो जाते हैं, ब्रेस्ट और ज्यादा मेच्योर होना शुरू हो जाता है। मतलब प्यूबिक हेयर, वॉइस चेंजेज, एक्सिलरी हेयर्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सारे स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे लास्ट में फिर जाके क्या आता है, मीनार्की। सबसे लास्ट साइन है जो मीनार्की है, सबसे पहला साइन है वो थिलार्की। इसको बोलते हैं टेनर एंड मार्शल स्टेज, अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल। देन ये प्यूबर्टी के फीचर्स हो गए कुछ। लिखो देखिए जल्दी। देन हाँ, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अगले 30 मिनट तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा। और अच्छे से सुनना, अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ में आएगा तो आपको ओवुलेशन समझ में आएगा। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ में आएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि पीरियड की लेंथ से ओवुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ में आएगा तो कौन कौन से हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल और प्रेगनेंसी के रिस्पॉन्सिबल है वो चीज समझ में आएगी। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ में आएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि पीरियड की लेंथ कम होने से और ज्यादा होने से कैसे पता चलता है ओवुलेशन कब होगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से बहुत सारे एबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इसी से समझ में आएगा। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में हम क्या जानते हैं, तो क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बेसिकली मीनिंग यही है कि ब्लड वेजाइनल कैनाल से सिस्टमेटिक सिक्वेंशियल रूटीनली 4 वीकली एक्सपेल आउट होना चाहिए। यूटेराइन ब्लड होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल होना चाहिए, एंडोमेट्रियम की शेडिंग होनी चाहिए, हार्मोनल चेंजेस के साथ होना चाहिए, और वेजाइनल ब्लड फ्लो के थ्रू बाहर आना चाहिए। मीनिंग क्या है, एकदम बेसिक लैंग्वेज में बताऊं, यूटेराइन ब्लड फ्लो का वेजाइनल ट्रैक्ट से विजिबली डिस्चार्ज होना, और रूटीनली, ऐसा नहीं कि कोई ब्लीडिंग होने से हो रहा है, कोई इंजरी होने से, रूटीन, सिस्टमेटिक, फिजियोलॉजिकल, नॉर्मल, उसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं बेसिकली। तो कैसे लिखा है, मेंस्ट्रुएशन इज द विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग ड्यू टू स्टडी ऑफ द एंडोमेट्रियम। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंडोमेट्रियम की सेड आउट होना, सेड आउट होने का मतलब होता है टूटना। एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज्यादा होती है और धीरे धीरे एंडोमेट्रियम 4 दिन में पूरा का पूरा सेड आउट हो जाता है, थोड़ा सा बेस लाइन बचता है, फिर वापस नेक्स्ट में एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होता है, प्रोलिफरेशन होता है। ये हो गया आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब इसकी एबनॉर्मलिटी, इसकी नॉर्मलिटी, ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। लिखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेफिनेशन। हाँ,
डन, लिखो। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो 5 दिन ब्लीडिंग होती है उसको हम कैटामेनिया बोलते हैं या ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ये 28 दिन का साइकिल है नॉर्मल। जो 5 दिन जो ब्लीडिंग होती है इसको ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम कैटामेनिया भी है। क्या है जी? कैटामेनिया। मंथली यूटेराइन ब्लीडिंग इज कॉल्ड कैटामेनिया। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट। अब इसकी सीक्वेंस पर हम क्या क्या पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, डेफिनेशन तो पढ़ ली। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कितने फेज होते हैं? 2 फेज होते हैं। एक ओवेरियन फेज, एक यूटेराइन फेज, या 2 साइकिल होती है, ऐसे पढ़ लो, या 2 स्टेज होते हैं, वो पढ़ लो भाई। 2 चेंजेज होते हैं। कहां कहां चेंजेज होते हैं? एक चेंजेज होता है आपका ओवेरी में और एक होता है यूटेराइन। ठीक है, अब कौन कौन से हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की एब्नॉर्मलिटी। एब्नॉर्मलिटी में क्या? एमेनोरिया क्या होता है, डिस्मेनोरिया क्या है, हाइपरमेनोरिया क्या है, पॉलीएपी। देखो, हाइपर और पॉली दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब हाइपो और ओलिगो दोनों सेम नहीं है। ऐसे मत छोड़ना, ओलिगो का मतलब भी कम, हाइपो का मीनिंग भी कम, पॉली का मतलब भी ज्यादा, हाइपर का ज्यादा नहीं। ये अलग अलग है, ये भी क्या है, डिफरेंट थिंग। पीएमएस का मतलब है प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स। क्या होता है पढ़ लेंगे। तो जल्दी से हेडिंग लगा दो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के चेंजेस। ये जस्ट हेडिंग है, एक ये और एक ये, इसके बारे में ये बात पढ़ेंगे फिर ये। नेक्स्ट 25 मिनट तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पूरा करेंगे, 25 से 30 मिनट तक। देखना, अच्छे से सुनना, समझ में आ जाएगा पूरा, है ना। नंबर 1 पे हेडिंग लगा दो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के चेंजेस। इसे पढ़ ले। तो चेंजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब सुनना प्लीज, पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद तुम अपनी बात कर लेना। चेंजेज ऑफ, कितने चेंजेज होते हैं? 2। एक होता है ओवेरियन चेंजेस और एक होता है यूटेराइन चेंजेस। ये रफली साथ साथ में लिखते रहो, ये भी लिखते रहो, बाकी वो तो लिखना ही है। ओवेरियन चेंजेस में 2 फेज होते हैं। ओवेरियन चेंजेस में कितने फेज होते हैं? 2 होते हैं। पहला है फॉलिकुलोजेनेसिस फेज, फॉलिकुलर फेज, और दूसरा है पोस्ट ओवुलेशन फेज, या उसको बोलते हैं लूटियल फेज। लूटियल फेज का दूसरा नाम कांस्टेंट फेज होता है। ये क्यों नाम है हम सब पढ़ेंगे। जैसे मैंने 3 लाइनें छोड़ के लिखा है, तो आपको भी छोड़ के ही लिखना है। लूटियल फेज, कांस्टेंट फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज। इसके कितने नाम है? 3। मतलब ओवेरी में कितने चेंजेस आएंगे? 2 आएंगे। ओवेरी में कितने चेंजेस आएंगे? 2। यूट्रस में कितने चेंजेस आएंगे? 3। कितने आएंगे? 3। पहला ब्लीडिंग फेज, क्या? ब्लीडिंग। दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा सिक्रेटरी फेज। अगर ऐसा लिख लिया हो आपने, तो अब मैं 2 चीजें आपके सामने रखता हूं। एक ऊपर एक हेडिंग साइड में कहीं लगा दो कि मेंस्ट्रुएशन हार्मोन रिक्वायरमेंट फॉर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, द 5 हार्मोन। कितने? 5 हार्मोन। कौन कौन से? ऐसे लिखो, पहले लिखो जीएनआरएच। जीएनआरएच कहां से आता है? हाइपोथैलेमस से, लिख दो। फिर वो किसके ऊपर काम करता है? एफएसएच और एलएच के ऊपर। वो कहां से सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर एफएसएच और एलएच दोनों किसके ऊपर काम करते हैं? ओवेरी के ऊपर। और ओवेरी से निकलता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये कहां से निकलते हैं? ओवेरी। तो कितने हार्मोन हो गए? 1 2 3 4 5।
तो हार्मोन के बारे में क्या लिखोगे? समझ में नहीं आया? कलर समझ में नहीं आया? सुनो, पहले नंबर पे हार्मोन है जीएनआरएच। कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस। वो किसके ऊपर एक्ट करेगा? एफएसएच और एलएच। ये एफएसएच और एलएच दोनों कहां से आते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी की बेसोफिल से। एफएसएच और एलएच किसके ऊपर काम करते हैं? ओवरी के ऊपर। इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो कितने हार्मोन हो गए? 1 2 3 4 5। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर किसी फीमेल का एचपीओ एक्सिस नॉर्मल है, कौन सा एक्सिस? एचपीओ एक्सिस अगर नॉर्मल है तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल होगा, उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं होगी। व्हाट इज एचपीओ एक्सिस? व्हाट इज एचपीओ एक्सिस? हाइपोथैलेमस का हार्मोन एक्टिवली पिट्यूटरी के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा है और पिट्यूटरी ओवरी के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रही है। इसका मतलब जिस किसी फीमेल का हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी तीनों सही काम कर रहे हैं तो हार्मोनल इंबैलेंस तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नहीं होगा। यस और नो? यस और नो? क्या ये बात समझ में आई? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए कितने हार्मोन का होना जरूरी है? 5 हार्मोन इज रिक्वायर फॉर द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जीएनआरएच यहां से, एफएसएच एलएच यहां से और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन यहां से। क्या इतना समझ में आया? आ गया इतना समझ में? मैं इसको मिटाऊंगा ऊपर वाले को वापस और अपने हिसाब से लिखूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए, ताकि तुम्हें जल्दी समझ में आए। पूरा अब इधर ध्यान दो। अब मैं एक साइड क्या बनाता हूं, मेरे को हाइपोथैलेमस बनाना पड़ेगा, एक तरफ मेरे को एंटीरियर पिट्यूटरी बनानी पड़ेगी और ओवरी तो यही। हाइपोथैलेमस से निकलेगा जीएनआरएच, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा एक एफएसएच और एक एलएच। प्लीज मेरी बात को अच्छे से सुनना। एक कोई फीमेल है, उसमें 1 दिन से 5 दिन तक, कितना दिन? लेस देन 5 दिन तक चलता है ब्लीडिंग फेज। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं क्योंकि ब्लीडिंग कहां से होती है? यूट्रस से होती है। ब्लीडिंग यूट्रस से होती है तो ब्लीडिंग फेज यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं, यूट्रस से स्टार्ट करता हूं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। पहले 5 दिन, ये 28 दिन का साइकिल है, ये लो 28 दिन का साइकिल है, ये है। नॉर्मल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 डेज का। तो ये पहले 5 दिन क्या हो गई? ये ब्लीडिंग फेज होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? यूट्रस की। ब्लीडिंग फेज में क्या होता है? हमने लास्ट में क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी थिकनेस 5 से 6 mm हो जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से जस्ट पहले। तो क्या होती है? एंडोमेट्रियम सारी की सारी सेड आउट हो जाती है, 1 mm बचती है ओनली। 1 mm endometrium is remains, the rest of the endometrium is shed out during the bleeding phase of the menstruation cycle। मतलब क्या हुआ कि एंडोमेट्रियम सेड आउट हो जाती है, एंडोमेट्रियम की पूरी सेडिंग हो जाती है। कि ब्लीडिंग कहां से होगी? ब्लीडिंग में क्या निकलेगा बाहर? ब्लड के साथ साथ में कुछ सेल होगी। कौन सी सेल होगी? एंडोमेट्रियल सेल होगी, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस। क्योंकि प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो एंडोमेट्रियम नेक्स्ट साइकिल के लिए और देखेंगे। इस बार क्या कर लो? सेडिंग। तो ये 5 दिन में क्या होगी? एंडोमेट्रियम सेड आउट हो गई, ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लीडिंग हुई और सब बाहर। अब 6 दिन से लेके 13 डे तक ये प्रोलिफरेटिव फेज चलता है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ग्रोथ करवाना। किसकी? एंड प्रोलिफरेशन का मतलब है ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम सेड आउट हुई है इसको वापस क्या करवाना? ग्रोथ करवाना। डे 6 टू डे 13 प्रोलिफरेटिव फेज कौन से हार्मोन की वजह से होती है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। ये कहां से आता है इसके बारे में अभी बात नहीं करना, मैं बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखना है। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब होता है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम सेड आउट हुआ था वो एंडोमेट्रियम का वापस रीजनरेशन होना, प्रोलिफरेशन होना। क्या होना? रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम with the help of mainly estrogen। estrogen is responsible the hyperplasia of the uterine endometrium। कि भाई 14 दिन को ओवुलेशन होगा, तो हम 13 जैसे घर में शादी है मान लो किसी की 14 तारीख को, तो घर वाले सारे क्या करते हैं? 13 तारीख तक घर में कलर, डेकोरेशंस, ऑल इक्विपमेंट्स, ऑल रिसोर्सेज, ऑल अरेंजमेंट्स लाइक दैट, आउटर एनवायरनमेंट, द इनर मैनेजमेंट्स, the bedrooms, the guest rooms, the side lobbies, the corridors, the lightings, all situations according to need are done।
तो ये क्या हो रहा है, 14 तारीख को ओवुलेशन होगा, तो हो सकता है अनप्रोटेक्टेड कोइटस हो तो प्रेग्नेंट हो जाए फीमेल, तो प्रेग्नेंट हो जाएगा तो आएगा फर्टिलाइज्ड ओवम, तो उससे पहले घर की तैयारियां पूरी कर लो। यूट्रस इज ए घर फॉर 266 डेज। यूट्रस को 266 डेज तक किसको रखना है, इंप्लांटेड ओवम जो आया है उसको रखना है, ये 266 डेज तक रहेगा अंदर। तो जब कोई मेहमान गेस्ट घर पे आता है और वो कहता है कि मैं नेक्स्ट 9 मंथ तक रहूंगा, तो उससे पहले तैयारियां करनी पड़ेगी। तो एस्ट्रोजन क्या करवाता है, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन करवाता है, अरेंजमेंट फॉर, तो ये हो गया 13। तो 6 to 13 डे तक कौन करता है, प्रोलिफरेशन होता है। कौन करवाता है, एस्ट्रोजन। आया कहां से, रुकना 1 मिनट, ये क्या करवा देगा, प्रोलिफरेशन। अब अगर ये 6 to 13 डे तक करवा दिया इसने, ठीक है, अब मैं इधर चलता हूं, सोचना इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग तो होती नहीं है, ओवरी से तो होती नहीं है, तो पहले दिन से लेकर 13 डे तक के टाइम को बोलते हैं, यहां लिखना था, सॉरी ये तो हेडिंग है, फर्स्ट डे से लेके 13 डे को लिखना था फॉलिकुलर फेज या प्री ओवुलेटरी फेज। तो ओवुलेशन कब होगा, 14 तारीख को। ओवुलेशन कब होगा, ओवुलेशन होगा 14 को। तो 1 तारीख से 13 तारीख, क्योंकि ब्लीडिंग तो ओवरी में होती नहीं है, तो इसमें 2 ही फेज है, तो इस दोनों को मिला के इसमें एक फेज चलता है, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्री ओवुलेटरी फेज। क्या होता है ये, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्या होता है, इसमें इमेच्योर ओवम से मेच्योर ओवम बनते हैं, बहुत सारे ओवम मेच्योर होते हैं, किसकी हार्मोन की हेल्प से, एफएसएच की हेल्प से। सुनना, फॉलिकुलोजेनेसिस होता है, क्या होता है, फॉलिकुलोजेनेसिस। व्हाट इज फॉलिकुलोजेनेसिस, ओवुलेशन से पहले इमेच्योर ओवम का मेच्योर ओवम के बनने की प्रोसेस को फॉलिकुलोजेनेसिस बोलते हैं, जो 13 डे तक होती है। ये एफएसएच एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करता है, किसका, ओवरी को स्टिमुलेट करता है, किसको, एफएसएच स्टिमुलेट ओवरी टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का ओवरी ने सीक्रेशन किया, तो ये एस्ट्रोजन कहां गया, ये पता है, ये एस्ट्रोजन। मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने कि एफएसएच 2 काम करता है, एक तो खुद ओवरी को बोलेगा ओवम बना, ओवम बना, दूसरा काम बोलेगा कि यूट्रस को भी तेरी जरूरत है, यूट्रस को तेरी जरूरत है, तू एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कर, क्योंकि एस्ट्रोजन के बिना यूट्रस का रीजनरेशन कौन करेगा, यूट्रस का रीजनरेशन कौन करेगा। तो ये ओवरी ने कितने काम, एफएसएच ने कितने काम किए, 2 काम। एक 13 डे तक क्या बनवा दिया, फॉलिकल बनवा दिया। अब यह हो गया, माना कि ओवम मैच्योर हो गया, ओवम मैच्योर कब हुआ, 14 डे को। जब ओवम मैच्योर हो जाता है उसको हम रिलीज होगा, तो जो ही 13 डे की शाम को ओवम मैच्योर हो गया, तो फिर आता है एलएच। क्या आता है, एलएच, और एलएच करवा देता है ओवुलेशन। एलएच 24 घंटे पहले आता है, 13 डे की शाम को कौन आ जाता है, एलएच आ जाता है। ओवुलेशन होता है 14 डे के, नेक्स्ट साइकिल से 14 डे पहले कौन आता है, नेक्स्ट साइकिल से 14 डेज पहले एलएच आता है। और ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब है ओवम जो मैच्योर हुआ है उसको फैलोपियन ट्यूब में लाना, उसको रिलीज करवाना। द रिलीज ऑफ द मैच्योर ओवम फॉर द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ओवुलेशन। और ओवुलेशन किसकी वजह से होता है, एलएच की वजह से होता है। अब जो ओवुलेशन हुआ, सुनना, अब एक बात सुनना पूरी की पूरी, अगर साइकिल 28 दिन का है तो ओवुलेशन 14 को होगा। ओवुलेशन हमेशा और हमेशा नेक्स्ट साइकिल से 14 दिन पहले होता है, गए हुए साइकिल से 14 दिन बाद में नहीं होता है। ओवुलेशन नेक्स्ट साइकिल के 14 दिन पहले होगा। अगर किसी का साइकिल 30 दिन का होगा तो ओवुलेशन 16 तारीख को होगा, 16 को होगा। अगर किसी का साइकिल 32 डेज से आएगा तो उसका ओवुलेशन 32 माइनस 14 18 को होगा। इफ किसी का साइकिल 26 डेज का है तो उसका ओवुलेशन 26 माइनस 14 डे 12 को होगा। इसीलिए दैट्स वाई जिस किसी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर नहीं होता है उसके ओवुलेशन को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ओनली वी जस्ट इमेजिन या जस्ट आइडिया लगा सकते हैं कि इसके बीच में हो सकता है। तो जिस किसी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर नहीं होता है उसके ओवुलेशन की डेट पता नहीं रहती है, जिसका पता रहता है उसको आइडिया लगा देते हैं, क्योंकि ओवुलेशन नेक्स्ट साइकिल के 14 दिन पहले। तो ओवुलेशन हो गया माना कि डे 14 को, कब हुआ, डे 14 को। अब नेक्स्ट साइकिल कब आएगा, डे 28 को। तो इसको बोलते हैं पोस्ट ओवुलेशन फेज। 14 to 28 डे को क्या बोलते हैं, पोस्ट ओवुलेटरी फेज, लूटियल फेज, कांस्टेंट फेज। इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं कि चाहे पीरियड 20 दिन का है, चाहे पीरियड 24 डेज का है, चाहे पीरियड 28 डेज का है, चाहे पीरियड 32 डेज का है, चाहे पीरियड 34 डेज का है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज ऑलवेज 14 डेज का होता है। लूटियल फेज 14 दिन का ही होगा। तो एक बात सीधी बताऊं अपनी भाषा में, किसी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओवुलेशन के 14 दिन बाद साइकिल ब्लीडिंग होगी, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो। ओवुलेशन होने के 14 दिन में ब्लीडिंग होगी नेक्स्ट।
चाहे वो साइकिल 15 दिन का है, चाहे साइकिल 25 दिन का है, चाहे साइकिल 50 दिन का है। ओवुलेशन होने के 14 दिन बाद में ब्रीडिंग होगी, इसीलिए लूटियल फेज को कांस्टेंट फेज बोलते हैं। अब ये क्लियर हो गया। अब 14 तारीख को क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। सुनना, डे 14 को क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। ये लो ओवुलेशन, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, पहले कह रहा हूं, अच्छे से सुन लेना। 14 तारीख को ओवुलेशन हो गया और इधर से माना कि स्पर्म आ गया और अनप्रोटेक्टेड कोइटस हो गया, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो 14 तारीख को या 15 को क्या हो गया भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया। सुनना, अब डे 14 या डे 15 को फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन हुआ तो 4 दिन तक स्पर्म और ओवम कहां रहता है, फैलोपियन ट्यूब में। 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट बनता है और डे 6 से इंप्लांटेशन होता है। इंप्लांटेशन कब होता है, डे 6। तो सिक्रेटरी फेज होता है पोस्ट इंप्लांट, पोस्ट ओवुलेशन, 14 दिन से लेकर 28 दिन के टाइम को क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। अब एक सुनना, ये सेम फेज इसमें चलता है, लेकिन इसका नाम सिक्रेटरी क्यों है, जो ये ओवुलेशन होता है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, कहां हुआ, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा तो इधर ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसका, मेनली प्रोजेस्टेरॉन और समहाउ एस्ट्रोजन। किसके लिए, अरे भाई हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हम 4-5 लड़कों को रखते हैं कि नहीं रखते, कि तू अच्छे से पानी पिलाएगा, तू अच्छे से उनकी केयर करेगा, तू अच्छे से उनको खाना खिलाएगा, तू अच्छे से बात, कुछ का सामान उनको कुछ नीड होगी उनकी पूर्ति करेगा, कुछ कुछ उसको अकाउंटेबल बनाते हैं। तो जून 14 तारीख को फर्टिलाइजेशन हुआ, 15 से 21 तक 6 दिन बाद में वो कहां आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। तो यूट्रस को तैयार करना प्रोजेस्टेरॉन का काम है, टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, टू प्रिवेंट द एबॉर्शंस एंड टू मेंटेन द एडेप्टिव एनवायरनमेंट फॉर द अपकमिंग एम्ब्रियो बोल दूं मैं, चाहे चाहे मैं फर्टिलाइज ओवम बोल दूं, कि यूट्रस में जो नया गेस्ट आ रहा है उसको अच्छा एनवायरनमेंट देना ताकि वो अबॉर्ट नहीं हो जाए। उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोजेस्टेरॉन का पीक कब होता है, 21st डे पे प्रोजेस्टेरॉन पीक पे रहता है, क्योंकि 21st डे पे ही फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस में आता है। फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस में आता है। क्या ये बात समझ में आई। मैं 21 क्यों बोला, क्योंकि माना कि 15 तारीख को क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो डे 6 से लेके डे 11 तक क्या होता है, इंप्लांटेशन होता है। इंप्लांटेशन का मतलब है फर्टिलाइज ओवम का यूट्रस में जाना। तो 15 और 6 कितने हो गए, 15 प्लस 7, 21st डे जो फर्टिलाइज ओवम है वो यूट्रस में जाएगा। तो जिस दिन गेस्ट आएगा उस दिन प्रोजेस्टेरॉन पीक पे रहेगा, उस दिन प्रोजेस्टेरॉन पीक पे रहेगा। क्या ये इमेज समझ में आई सारी, क्या ये सारी इमेज समझ में आई आपके। इतना लिख लो, फिर इसकी थ्योरी लिखो। वैसे आप किसी को थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने ये लिख लिया तो थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं। हाँ डाउट बताओ, अभी मैंने लिखवाया नहीं है फिर भी डाउट है तो कुछ बोलो। हाइपोथैलेमस नेगेटिव फीडबैक पे काम करता है। कौन सा फीडबैक पे काम करता है, नेगेटिव फीडबैक पे। फॉलिकुलर फेज में एक ही ओवम बनता है, बहुत सारे फॉलिकल्स बनते रहते हैं, रिलीज एक होता है जो मैच्योर होता है ना। ये सबने लिख लिया, मैं इसको कर दूं, ये लिख लिया सबने, साथ साथ में लिखा होगा, नहीं लिखा कोई बात नहीं। अब आता है पहला ओवुलेशन, इसको प्री ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। हाँ, हाइपोथैलेमस जीएनआरएस को रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ये एक्ट करता है, फिर वहां से एफएसएच और जो फॉलिकल का स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ को। बहुत सारे फॉलिकल्स मर जाते हैं, उनमें से एक मैच्योर होता है, वो रिलीज होता है। ये हो गया ओवुलेटरी का प्री ओवुलेशन या फॉलिकुलर फेज। कौन सा फेज है ये, फॉलिकुलर फेज। सुनो इधर ध्यान दो, ये पहला आ गया जो मैंने बताया था। अब सेकंड आता है इसके बारे में, फॉलिकुलर फेज में एलएचबी सीक्रेट होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, वो रिलीज करवाएगा ओवम को और उससे होगा ओवुलेशन में हेल्प करता है। मेन काम क्या है इसका, ओवुलेशन करवाना। फिर लुटियल फेज, ये ओवुलेशन के बाद स्टार्ट होता है, इसको हम पोस्ट ओवुलेटरी या कांस्टेंट फेज बोलते हैं। बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है ओवुलेशन के बाद, तो वैसे ही कम हो जाता है।
कॉर्पस लुटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करते हैं और मोस्टली प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन होगा लास्ट बच्चे को 14 डे में, वो जाके प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटरी फेज में चला जाता है। ठीक है, हाँ एस्ट्रोजन का पीक लेवल बताऊंगा ना अभी, रुको। फिर नेक्स्ट कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाता है अगर फर्टिलाइज ओवम मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से बाहर निकल जाता है, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है और नेक्स्ट पीरियड आ जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे करके ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाता है। फिर आएगा यूट्राइन चेंजेस, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये लिखो। मैंने जो बताया वो की वो लाइनें लिखी हुई है, लिखो। देखिए एस्ट्रोजन का पीक लेवल डे 13 तक होता है। एस्ट्रोजन नालायक बेटा है एफएसएच का, एस्ट्रोजन एफएसएच का नालायक बेटा है। एफएसएच ओवरी को बोलता है कि एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कर, तो एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट एफएसएच करता है तो अपना सीक्रेशन बढ़ा, तो ये बढ़ाते बढ़ाते डे 6 से स्टार्ट होता है, 13 तक पीक पे जाता है। जो एस्ट्रोजन बड़ा हुआ वो एफएसएच को बोलता है तूने मेरा क्या किया। एफएसएच एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और डे 13 पे एस्ट्रोजन एफएसएच को इनहिबिट करके एलएच का सीक्रेशन करवा देता है। तो इसीलिए बोलते हैं एस्ट्रोजन एफएसएच का नालायक बेटा है। थोड़ा जल्दी से लिखने की कोशिश करना है ना। हो गया होगा, एक एक चीज आपको समझाई हुई है, एक एक वर्ड आपको समझाया हुआ है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपको याद रहेगा। अगर आपने वो इमेज बना दी है, जो आपने वो फ्लो चार्ट बना दिया है, अरे उसको कोई पैथोलॉजी होता है वो बाद में पढ़ेंगे। सीमा ग्लोरिया गोयल दोनों बाद में, आपके दोनों के क्वेश्चन में सुन लिया मैंने, लेकिन उस ये यहाँ पे रिलीवेंट आंसर नहीं होगा मेरा देना। आप ये पूछ रहे हो कि सम टाइम्स सम गर्ल्स गेट देयर पीरियड्स ट्वाइस इन अ मंथ, व्हाई इज दिस। नॉर्मली अगर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवरी तीनों नॉर्मल है तो पीरियड्स 28 डे से ही आता है। अगर मंथ में 2 बार आता है तो कोई ना कोई एब्नॉर्मलिटी है, कोई सिस्ट हो सकता है, कोई हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, कोई थायराइड का डिसऑर्डर हो सकता है, कोई पिट्यूटरी का लीजन हो सकता है, कोई ओवरी की सिस्ट हो सकती है, कोई कोई पैथोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे ना, वो भी याद नहीं पड़ेंगे। वो एब्नॉर्मल है, उसके हजारों कारण हो सकते हैं, वो भी यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। वो हम गायनेकोलॉजी में पढ़ते हैं, ये है ऑब्स पढ़ रहे हैं। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ, एब्नॉर्मलिटी सारी वहां पढ़े, बस एब्नॉर्मलिटी की डेफिनेशन बता रहा हूँ यहाँ सिर्फ। हो गया, लिख लिया होगा सबने। कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाता है अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ ओवम, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से सेड आउट हो जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है, नेक्स्ट एफएसएच स्टिमुलेट हो जाता है। ये लिख लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट लिखो जल्दी से। नेक्स्ट यूट्राइन चेंजिंग। यूट्राइन में पहले 5 दिन तक कौन सा ब्लीडिंग फेज, मैक्सिमम 6 डे तक चलता है। एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, एफएसएच का लेवल बढ़ेगा फिर। ठीक है, मैंने बोला एक दिन से डे 1 टू डे 13 पढ़ा था आपने, याद करो। ओवरलेटर चेंज के अंदर डे 1 टू डे 13 एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, उधर से एस्ट्रोजन आएगा, डे 6 तक आ जाएगा। लेवल ऑफ एफएसएच इंक्रीज इनेबल द बिगिनिंग ऑफ योर साइकिल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोलिफरेटिव फेज 6 टू 14 या 5 टू 14, 8 टू 9 डेज का होता है। एस्ट्रोजन आता है इसमें जो प्रोलिफरेशन करवाता है, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन करवाता है, और जो एस्ट्रोजन पीक पे आता है डे 13 पे, वो एफएसएच को सप्रेस करता है। देखो एफएसएच ने एस्ट्रोजन को पैदा किया कि तू आ, ये बड़ा हो गया, ये 13 डे पे पीक पे आ गया, और इसने जाके एफएसएच को सप्रेस कर दिया और इसने एलएच के सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर दिया।
क्या ही दुनिया भाई। और एलएच का सीक्रेशन होगा जो कि क्या करवाएगा, ओवुलेशन करवाएगा। और ओवुलेशन डे 14 पे होता है और रेंज पूछ ले तो 12 से 16 पे होता है। एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है। अब जो अब आ जाएगा सेक्रेटरी फेज, इसमें लगभग लगभग ये 12 दिन का होता है। इसमें क्या होता है, एलएच इंक्रीज हुआ, ओवुलेशन हो गया और सेक्रेटरी फेज स्टार्ट हो गया। अब इसमें ग्रेफियल फॉलिकल रिप्लेस बाय कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम मेनली प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता है और एस्ट्रोजन का भी करता है, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है, एंडोमेट्रियम को ये क्या करता है जी, प्रिपेयर करता है। ये हो गया आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा कहानी। लिखो ये यूट्राइन चेंजेस यहां से जल्दी से लिखो। पीक को बोलते हैं, सर्ज का मतलब होता है पीक पे होना। Estrogen increase, FSH decrease on day 30 and increase LH, and LH stimulate ovulations on day 14. क्लियर। नेक्स्ट अब आया था लास्ट वाला सीक्रेटरी फेज, इसके बारे में 2 लाइनें लिख दो और टॉपिक खत्म। ये वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं थी आपको, क्योंकि हमने फ्लो चार्ट से इतना अच्छे से समझ लिया था कि हम नहीं भी लिखते तो भी चल जाता। लेकिन कुछ लोग बाद में क्या बोलते पता है, उस दिन सर ने समझाया था, समझ आ गया था, बट उसको पूरा लिखा देते ना तो लंबे समय तक रिटेन रहता। अच्छा चलो लिख। पूछ सर ओवुलेशन में बॉडी टेम्परेचर कैसे वेरिएशन होता है, सुनो। ओवुलेशन में क्या होता है, हम बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी मतलब रोजाना चेक करते हैं, और जब ओवुलेशन होता है ना तो बढ़ता है 0.5 to 1 फ्रेंड। क्यों बढ़ता है पता है, सुनो। जब हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेज होता है, तो ओवुलेशन एक टाइप का नया चेंजेज है कि मैच्योर ओवम रिलीज हुआ है, हार्मोन चेंज होने से वेसोमोटर एरिया एक्टिवेट होता है, उससे टेम्परेचर बढ़ता है। जो ओवुलेशन हो जाएगा उसके बाद वापस कम हो जाता है। अब मैं ये चीज तो बताने की वैसे जरूरत नहीं है, मैं ये हार्मोन के बारे में बताऊं। बहुत सारे लोगों का डाउट था ना, देखो ये टॉपिक ये बताने की जरूरत नहीं है, तो वेरी प्रीमार्डियल, फिर प्राइमरी, फिर ग्रेफियन, ओवुलेशन हुआ, एलएच, ये समझा दिया आपको, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम पूरी टूट गई, यहाँ पर 5 mm से 6 mm की थी, ये टूट के 5 दिन तक 1 mm रही, फिर ये एंडोमेट्रियम वापस बन रही है, एस्ट्रोजन बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये यहाँ तक बनाया, फिर यहाँ से ओवुलेशन हुआ, ओवम आ गया तो यहाँ ओवुलेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा,
5 से 6 दिन में यहाँ ओवम आ जाएगा। कहां से? फिलोपियन ट्यूब से। अब प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे रहता है, तो प्रोजेस्टेरॉन इसको वापस सेट करवाता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में वापस सेट आउट हो जाती है। ठीक है, अब ये हार्मोन का लेवल पढ़ना है। अब कितने हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? टोटल 5। इसमें हमने मोस्टली हमने 4 लिखे हैं, जीएनआरएच का लिखा है। सबसे पहला मैं बताता हूँ एफएसएच। मैंने क्या बोला था? एफएसएच 13 डे तक काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता। ये दो एफएसएच का लेवल स्टार्ट हुआ, ये बीच में थोड़ा सा डिप किया, डे 13 तक काम किया। 13 को देखो, अब एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन पहले पढ़ता हूँ, ये येलो कलर। एस्ट्रोजन को पैदा किसने किया? एफएसएच ने ओवरी को स्टिमुलेट किया, तो एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कर। तो एस्ट्रोजन को जो एस्ट्रोजन पीक पे आया लगभग 12-13, इसने ही जाके एफएसएच को कम किया। कितना बदमाश है ये देखो। अब एस्ट्रोजन कम हो गया, कॉर्पस लूटियम बनेगा ना, तो कॉर्पस लूटियम मेन तो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, थोड़ा सा एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ाता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ाता। ये हो गए दो। अब आता है लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन जो ब्लू कलर का है, इसका काम ध्यान रखना, ये पहले 12 दिन तक इसका कोई काम नहीं, पहले 12 डे तक इसका कोई काम नहीं है। देखो, जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन इसकी वजह से होता है, ओवुलेशन से जस्ट पहले ये पीक पे आ जाता है, उसको बोलते हैं एलएच सर्ज। ओवुलेशन, जो ओवुलेशन होगा ये वापस होगा जी। एलएच मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में पीक पे आता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं। अब बच गया प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जब तक ओवुलेशन हो जाता है कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। 15 दिन हो गए कोई काम नहीं, फिर सीक्रेटरी फेज पे बढ़ना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, डे 21 पे ये पीक पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि यूट्रस को प्रिपेयर करना है, फिर वापस कम हो जाए। क्या सबको हार्मोन समझ में आए? क्या समझेंगे? एस्ट्रोजन पीक पे कब रहता है? लगभग 12-13 दिन पे। एलएच पीक पे कब रहता है? ओवुलेशन से 1 दिन पहले। एफएसएच पीक पे कब रहता है? लगभग 13 दिन पे। प्रोजेस्टेरॉन पीक पे कब रहता है? 21 डे पे। ये बीच में एस्ट्रोजन क्यों बढ़ा? क्योंकि कॉर्पस लूटियम दोनों को सीक्रेट करता है, ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन को करता है, ये थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर हुआ? कोई डाउट? सारों का पीक नजर आ गया? हाँ या ना? थोड़ा बहुत डाउट, हल्का पतला डाउट बना दिया होगा सबने। नेक्स्ट हेडिंग देखो, कौन कौन से हार्मोन है ये मैंने लिखवा दिए, लिखवा नहीं। अब आता मैं 2-3 मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्नॉर्मलिटी की बात कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान देना, बैक जाओ वापस, जल्दी से बैक जाओ, बैक जाके यहाँ जाओ। यहाँ एमेनोरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब लिखना शुरू करो, एक हेडिंग लगाओ, एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एमेनोरिया 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। एक तो होता है प्राइमरी एमेनोरिया, एक होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। ये तो हमने पढ़ लिया तीनों। अब हम क्या पढ़ेंगे? ये सारे के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी भी 2 टाइप का, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। सेकेंडरी भी 2, कौन सा? ऐसे ऐसे लिखना है जैसे मैं बना रहा हूं वैसे के वैसे। सेकेंडरी भी 2, कौन सा? वही फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। आप मेरे को एग्जांपल दे रहे हो? कोई मेरे को सबका एक एक एग्जांपल दे दो। एक इसका एग्जांपल दे दो, एक इसका एग्जांपल दे दो, एक इसका एग्जांपल दे दो, एक इसका एग्जांपल दे दो। प्राइमरी का मतलब होता है लाइफ में कभी नहीं आया, कभी भी नहीं आया, इसको बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब है लाइफ में 1-2 बार आ चुका है, उसके बाद नहीं आया। तो एक बार भी नहीं आया, उसके भी 2 टाइप है, फिजियोलॉजिकल। तो क्या बोलेंगे? जिसकी एज ही नहीं हुई, कोई बच्ची 5 साल की है, कोई 6 साल की है, कोई 7 साल की है, कोई 8 साल की है, उसको कभी नहीं आया, तो फिजियोलॉजी का, प्राइमरी का। फिजियोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल, एक बार भी नहीं आया लेकिन नॉर्मल है, इसका लिख दो बिफोर प्यूबर्टी, खत्म भाई, अभी तक एज ही नहीं हुई ना, बस। पैथोलॉजिकल बताओ, एक बार भी नहीं आया लेकिन मिस्टेक है, तो लिख दो एज होगी 13 साल से ज्यादा। फिर भी नहीं आया, एज होगी 15 साल से ज्यादा, तो क्या लिखोगे? प्राइमरी। पैथोलॉजिकल का एग्जांपल बताओ, एक बार भी नहीं आया। पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? डिजीज। ऐसी कोई भी गर्ल जिसमें 13-14 साल की एज के बाद भी नहीं आता, एक बार भी नहीं आया, नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आफ्टर 13 to 14 ईयर ऑफ द एज, एक बार भी नहीं आना, ये प्राइमरी की बात चल रही, नॉट सिंगल टाइम। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? हाँ या ना? यस। अब मेरे को सेकेंडरी एमनोरिया का फिजियोलॉजिकल बताओ साइन, सेकेंडरी एमनोरिया का फिजियोलॉजिकल एग्जांपल बताओ। सेकेंडरी या फिजियोलॉजिकल है, कोई 3 एग्जांपल बताओ। सेकेंडरी मतलब 1-2 बार आ चुका है, 1-2 बार या 10 बार या 50 बार, जब भी, और है अभी नहीं आ रहा है। सेकेंडरी का मतलब अभी नहीं आ रहा है, इसका एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल है
अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा? नहीं। तो क्या ये डिसऑर्डर है? नहीं। प्रेग्नेंट कैसे हुई? पहले साइकिल आया तभी तो हुई प्रेग्नेंट। इसका मतलब सेकेंडरी एमनोरिया फिजियोलॉजी में एक एग्जांपल प्रेगनेंसी। दूसरा, उसका मेनोपॉज हो गया। अगर कोई फीमेल 55 साल की है, बोल रहे मैंने साइकिल नहीं आ रहा, भाई नॉर्मल है, मेनोपॉज हो गया, तो लिख दो मेनोपॉज। तीसरा, अगर कोई फीमेल है जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है, लैक्टेशन फेज में, तो लैक्टेशनल एमनोरिया नहीं होता। अगर कोई लैक्टेशन फेज में है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहा है, तो क्या आप उसको डिसऑर्डर मानेंगे? नो, इट इज प्योरली फिजियोलॉजिकल। 3 एग्जांपल, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज एंड लैक्टेशन। तीसरा क्या लिखो? लैक्टेशन। यस, हाँ या ना? सर हाँ, समझ में आ गया। क्या लिख दिया? लैक्टेशन। अब सेकेंडरी एमनोरिया पैथोलॉजिकल, पहले आया था अब नहीं आ रहा है, एनी पैथोलॉजी, कोई सिस्ट हो गया, कोई भी डिसऑर्डर लिख दो, एनी डिसऑर्डर, एनी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वो पढ़ते ना कि एक मंथ में 2 आ गया, किसी के आया नहीं, कोई और रीजन हो गया, ये डिसऑर्डर आ गया। एमनोरिया में कोई डाउट? नहीं डाउट, यस और नो? कोई पीसीओडी, कुछ भी रीजन होगा भाई, डिसऑर्डर है बस। क्या समझ में आया सबको? साथ साथ में लिखना था, लिखा आपने? समझ में आ गया क्या? क्या आगे बढ़ सकता हूं? मिटा दूं? मिटा दिया। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो पेन होता है। ये भी 2 टाइप का, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। अब ये भी लिख लो फटाक से। अब हेडिंग लगाओ हाइपरमेनोरिया, वेरी क्रूशियल। हाइपर और पॉली एक नहीं है, पहले क्या देता हूं, हाइपर और पॉली एक नहीं है। तो इधर आओ, हेडिंग लगाओ हाइपर। हाइपरमेनोरिया का दूसरा नाम, हाइपरमेनोरिया का दूसरा नाम क्या होता है? मीनोरेजिया। यहां से दिमाग लगाना, यहां चूक जाओगे। मैं 2 वर्ड यहां और लिख देता हूं, एक है मीनोरेजिया, एक है मेट्रोरेजिया, और एक है मिनोमेट्रोरेजिया। एक मेट्रोरेजिया, एक मिनोमेट्रोरेजिया, और एक ओनली मिनोरेजिया। ये 3 वर्ड समझ में आ गए ना, तो हाइपरमेनोरिया समझ के पूरा साइकिल आधा से ज्यादा समझ आ गया। हाँ, इधर ध्यान देना। हाइपरमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया क्या होता है सुनना। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है? 28 दिन। पहले एक ही बात बताऊं आपको, हाइपरमेनोरिया का मतलब टोटल पीरियड की लेंथ से नहीं है। हाइपरमेनोरिया का मीनिंग टोटल पीरियड की लेंथ से नहीं है। हाइपरमेनोरिया का मीनिंग टोटल पीरियड कितने दिन का है कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल ब्लीडिंग 5 दिन होती है, ऐसी कोई फीमेल जिसमें ब्लीडिंग 7 दिन से ज्यादा हो रही है, बस इतना ध्यान रखना। ब्लीडिंग फेज मोर देन 7 डेज या मोर देन 80 ml ब्लड लॉस ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज। मतलब ऐसी कोई भी फीमेल जिसमें ये फेज बड़ा हो गया, उसको, इस फेज को क्या बोलते हैं? हाइपरमेनोरिया। तो मैं मेनोरेजिया बोल दूं, ऐसी कोई फीमेल जब उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तब ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तो लिखो एक्सेसिव। एक ही बात है, इसका दूसरा नाम है एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज, बस। अरे ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज, बीच में नहीं, ब्लीडिंग फेज में ही, जब ब्लीडिंग होती है उस समय ज्यादा। तो मेट्रोरेजिया क्या होगा? यहां एक्सेसिव ब्लीडिंग बिटवीन मेंस्ट्रुएशन फेज, बिटवीन पीरियड्स, पीरियड्स के बीच में 2 दिन यहां होगी, 4 दिन, क्या यहां होनी चाहिए 8 दिन से लेकर 28 तक ब्लीडिंग होनी चाहिए? नहीं, बिटवीन पीरियड्स। किसी किसी को पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं मेट्रोरेजिया। तो मीनो मेट्रो क्या है? ये है मीनो, ये है मेट्रो। तो मीनो मेट्रो क्या हुआ? अरे पूरे महीने में ब्लीडिंग, पूरे महीने। अब यहां हो रही है मीनो, यहां है मेट्रो, रेजिया का मतलब है डिस्चार्ज। तो क्या बोलूं, मीनो मेट्रो क्या है? एबनॉर्मल, इरेगुलर, acyclic bleeding from the uterine tract and not able to find out when is the period is started, when is the period is over. मीनोमेट्रोरेजिया क्या है? पहले ब्लीडिंग हो रही थी, मेनोरेजिया, बीच में भी होगी मेट्रोरेजिया। तो हमें पता ही नहीं चला पहले वाला पीरियड खत्म कब हुआ, नेक्स्ट वाला पीरियड स्टार्ट कब हुआ।
abnormal, irregular, acyclic, bleeding from the bleeding whole month and not able to find out when the period is last period is stopped and next start. क्या समझ में आया? मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, मीनोमेट्रोरेजिया. कोई डाउट? इसका पॉली से कोई लेना देना नहीं है, पॉली अलग है. बाकी हम पढ़ेंगे कल. बाकी हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे. समझ गए सारे? अरे सारे समझ गए क्या? कोई डाउट? थोड़ा बहुत डाउट? नो डाउट?